भारत के भूगोल में उत्तर के विशाल मैदान का अंतिम पार्ट, इससे पहले उत्तर के विशाल मैदान पर मैं 3 पार्ट डाल चुका हूं, जिनमें हमने देखा था कि उत्तर का विशाल मैदान जो है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, फिर उसका संरचना के आधार पर हमने विभाजन देखा, और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रादेशिक जो विभाजन है उसमें राजस्थान का मैदान और पंजाब का जो मैदान है उसके बारे में हमारी चर्चा हो चुकी थी। आज हम उत्तर के विशाल मैदान की प्रादेशिक जो संरचना है उसमें 2 मैदानों पर चर्चा करेंगे। उनमें पहला जो मैदान है उसका नाम है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, और दूसरा जो मैदान है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। यानी इन 2 भागों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए ये मैदान सबसे पहले भारत के मैप में यदि हम इनकी स्थिति देखें तो ये मैदान कहाँ स्थित है, तब हम देखेंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है वो आपके, यदि गंगा के मैदान की बात करें तो गंगा का मैदान जो है इसका विस्तार यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा असम और मेघालय में। असम और मेघालय में जो विस्तार मिलेगा वो हमें संकरी पट्टी के रूप में मिलेगा किसका, ब्रह्मपुत्र के मैदान का, और गंगा का जो मैदान है उसका विस्तार हमें मिलेगा यूपी, बिहार, यहां से लगा के और पश्चिम बंगाल तक। ये जो विस्तार है ये हमें मिलता है किसका, गंगा के मैदान का। अब यदि आगे हम चर्चा करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि गंगा का जो मैदान है इसको 3 भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। 3 भागों में यदि हम इसको विभाजित करें तो इनमें सबसे पहला जो भाग है, इस पहले भाग को बोला जाता है उच्च गंगा का मैदान, इसको बोला जाता है उच्च गंगा का मैदान। फिर उसके बाद आगे यदि हम बात करें तो इसको बोला जाता है मध्यवर्ती गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, और लास्ट ये जो तीसरा पार्ट बचता है इसको बोला जाता है निम्न गंगा का मैदान, इसको बोला जाता है निम्न गंगा का मैदान। यानी हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया है, उच्च गंगा का मैदान, उसके बाद मध्य गंगा का मैदान और उसके बाद निम्न गंगा का मैदान। अब यदि इसकी हम लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 550 किलोमीटर के लगभग है। आगे यदि मैं बात करूं मध्यवर्ती मैदान की, इसकी लंबाई लगभग 600 किलोमीटर मानी जाती है, और लास्ट यदि हम बात करें निम्न गंगा के मैदान की, इसकी लंबाई जो है यानी पूर्व से पश्चिम ये मानी जाती है लगभग 200 किलोमीटर। लेकिन यदि हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई को यदि हम देखें तो उच्च गंगा का जो मैदान है इसकी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है लगभग 380 किलोमीटर। मध्य गंगा का जो मैदान है इसकी चौड़ाई हमें लगभग देखने को मिलती है 350 किलोमीटर, और निम्न गंगा का जो मैदान है इसकी चौड़ाई हमें लगभग देखने को मिलती है 580 किलोमीटर। अब कल जो मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछे थे, पहले उन प्रश्नों का आंसर हम देख लेते हैं। कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनमें पहला प्रश्न था कि शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अलग कौन करता है, तो ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो अलग करती है शुष्क मरुस्थल को अर्ध शुष्क मरुस्थल से। फिर दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि बाड़मेर में पंचभद्रा में जो रिफाइनरी स्थापित की गई है उसमें हिस्सेदारी किस किस की है, तो उसका आंसर होगा राजस्थान सरकार और एचपीसीएल की हिस्सेदारी है। इनकी जो हिस्सेदारी का प्रतिशत है राजस्थान सरकार की, आप लोगों को क्योंकि हिस्सेदारी मैंने बता दी है, आपको हिस्सेदारी का प्रतिशत बताना है अब आगे वाले वीडियो में कि राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, और साथ ही साथ आपको बताना है एचपीसीएल की हिस्सेदारी कितनी है। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। और तीसरा जो प्रश्न था कि सिंधु नदी तंत्र जो है उसको गंगा नदी तंत्र से अलग कौन करती है, तो ध्यान रखना अंबाला की जो पहाड़ियां हैं वो अलग करती है सिंधु नदी तंत्र को गंगा नदी तंत्र से। इसको महान विभाजक रेखा भी बोला जाता है, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये थे पिछला जो वीडियो था उसके प्रश्न। आगे आपको आंसर देना है
कि राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो अपना एचपीसीएल है, इसकी पचभद्रा रिफाइनरी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलों को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। अब आगे यदि हम बात करें तो आगे बात आती है हमारी गंगा के मैदान को लेकर। यानी गंगा के मैदान को हमने 3 भागों में बांट दिया है, उच्च गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। लंबाई देख ली हमने और चौड़ाई देख ली इसकी। अब यदि हम बात करें उच्च गंगा के मैदान की तो ध्यान रखना, उच्च गंगा के मैदान जो है उसका विस्तार केवल और केवल हमें देखने को मिलता है यूपी राज्य में। कहां देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। साथ ही साथ इसका जो आपका पश्चिमी भाग है, यानी ये पश्चिमी भाग जो है इसको जाना जाता है रुहेलखंड के नाम से। इसको जाना जाता है रुहेलखंड के नाम से। यानी रुहेलखंड का जो मैदान है, रुहेलखंड का जो मैदान है वो भाग माना जाता है उच्च गंगा का जो मैदान है उसका, और अवध का जो मैदान है वो भाग माना जाता है इस उच्च गंगा के मैदान का पूर्वी भाग। यानी उच्च गंगा के मैदान का पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है? तब हमारा आंसर होगा अवध के मैदान के नाम से। और गंगा का जो उच्च मैदानी भाग है उसका पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तब हमारा आंसर होगा रुहेलखंड के मैदान के नाम से जाना जाता है। इस भाग का विस्तार कहां मिलता है? तब हमारा आंसर होगा यूपी में मिलता है। और यहां से एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि उच्च गंगा के मैदान को निम्न गंगा के मैदान से कौन अलग करता है? आप लोगों को इसका आंसर करना है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पंजाब का जो मैदान है, पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है उसकी पूर्वी सीमा बनाई जाती है किसके द्वारा? यमुना नदी के द्वारा। अब पंजाब के मैदान की जो पूर्वी सीमा है वही आपके गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा होगी। यानी गंगा के मैदान का विस्तार यमुना नदी से लगा के और यहाँ आपके बांग्लादेश तक, पूरा पश्चिम बंगाल यानी बांग्लादेश तक विस्तृत है आपका कौन? गंगा का मैदान। फिर हमने इसको 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से? पहला है उच्च गंगा का मैदान, फिर है निम्न गंगा का मैदान, और अगला है मध्यवर्ती गंगा का मैदान, और लास्ट है आपका निम्न गंगा का मैदान। अब उच्च गंगा के मैदान की हमने बात की थी। उच्च गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग को जाना जाता है रुहेलखंड के मैदान के नाम से, पूर्वी भाग को जाना जाता है अवध के मैदान के नाम से। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि उच्च गंगा के मैदान को मध्यवर्ती गंगा के मैदान से कौन अलग करता है। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। उच्च गंगा का जो मैदान है उसका विस्तार कहां है? यूपी में। आप ऐसे याद रखो, ऊपर उच्च, ऊपर उत्तर प्रदेश, बस सीधा सा आपको याद हो जाएगा। उच्च गंगा का जो मैदान है उसका विस्तार है कहां? यूपी में। फिर इसका जो आपका पश्चिमी बिंदु है वो कौन सी नदी है? तब हमारा आंसर होगा यमुना नदी। चाहे प्रश्न आपको गंगा के उच्च मैदान का पश्चिमी बिंदु पूछा जाए या गंगा के मैदान का पश्चिमी बिंदु पूछा जाए, आंसर एक ही होगा और वो होगा आपका यमुना नदी। फिर बात करते हैं हम गंगा के मैदान की ढाल की। तो ध्यान रखो, गंगा नदी जैसे मान लो ऐसे आ रही है, ये आ रही है और यहाँ जाके और ये कहां गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ऐसी स्थिति में यदि इसकी ढाल की पूछूं तो आप बोलोगे कि सर सीधा अगर इसको दिशा में ले तो इसकी दिशा इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी। दिशा यदि हम ज्ञात करने के लिए बैठे तो ये आपकी उत्तर दिशा, ये आपकी दक्षिण दिशा, ये पश्चिम और ये पूर्व। यानी इसका जो ढाल होगा वो ढाल होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। यानी गंगा का जो मैदान है इसका ढाल जो होगा वो ढाल कहां होगा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। इस बात का हमें ध्यान रखना है। कई बार सीधे सीधे प्रश्न इस पर पूछ लिए जाते हैं, इसका आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी उच्च गंगा का जो मैदान था वो हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम चलते हैं मध्यवर्ती गंगा के मैदान पर। यानी मध्यवर्ती गंगा का जो मैदान है इससे हमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो ध्यान रखना, मध्यवर्ती जो गंगा का मैदान है, मध्यवर्ती गंगा का मैदान फेमस है बाढ़ के लिए। यानी मध्यवर्ती गंगा का जो मैदान है, पहली चीज इसकी विशेषता है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? बाढ़ के लिए। ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि यहाँ की जो नदियां हैं वो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए फेमस है। यानी ये फेमस है मार्ग परिवर्तन के लिए। कौन सा मैदान? गंगा का मध्यवर्ती मैदान।
गंगा के मध्यवर्ती मैदान में बहने वाली नदियां अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है और उनमें से यदि हम विशेष बात करें तो एक नदी है जिसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए फेमस है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि कोसी नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब देखो, जब नदियां अपने मार्ग परिवर्तित करेगी इसका मतलब क्या है कि नदी सीधी चलने की बजाय इस प्रकार से फैल के और टेढ़े मेढ़े रास्तों से चलेगी, यानी एस आकार के रास्तों से चलेगी और अचानक से जैसे ही पानी की कमी होगी नदी सीधे रास्ते का अनुसरण कर लेगी। ऐसी कंडीशन में ये जो एस आकार की या सर्पिल आकार की झीलें बनती है उन झीलों को कहा जाता है गोखरू झीलें। क्या कहा जाता है? गोखरू झीलें। यानी ये भाग जो है इसमें प्रधानता पाई जाती है गोखरू झीलों की। सीधा शब्दों में यदि हम बात करें, गोखरू झीलों का मतलब ऐसी झील जिसका निर्माण नदी के द्वारा किया जाता है, उस झील को हम क्या कहते हैं? गोखरू झील कहते हैं। इसको यहाँ की जो भाषा है, इस भाषा में जाना जाता है छाड़न के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? छाड़न के नाम से जाना जाता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और इनकी जो आकृति होती है, अब देखो यहाँ जो झील बनेगी वो झील कैसे बनेगी? कुछ इस प्रकार से बनेगी। यानी इन झीलों की जो आकृति है वो आकृति होती है चापाकार। इनकी आकृति कैसी होती है? चापाकार होती है। यानी नदियों के द्वारा जिन झीलों का निर्माण किया जाता है उनको कहा जाता है गोखरू झीलें या छाड़न झीलें या चापाकार झीलें। इसके लिए फेमस है आपका मध्यवर्ती गंगा का मैदान। मध्यवर्ती गंगा का जो मैदान है वो प्रसिद्ध है अपनी बाढ़ के लिए और नदियों के मार्ग परिवर्तन के लिए। यानी गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा यह मार्ग परिवर्तित किया जाता है, जिनमें विशेष रूप से नाम आता है किसका? कोसी नदी का। फिर बात आती है कि ये क्षेत्र फेमस है किसके लिए? बाढ़ के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ प्रत्येक वर्ष क्या होगी? बाढ़ आएगी। और हमारा जो संरचना के आधार पर विभाजन का वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था बाढ़ आएगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे नदी चल रही है बाढ़ आई और नदी का क्या हुआ? विस्तार हो गया, यानी नदी अपना पानी यहाँ तक लेके चली गई। अब जैसे ही पानी का बहाव कम हुआ नदी क्या होगी? वापस अपने रास्ते पर आएगी, यानी वापस जो अपना प्रवाह क्षेत्र है उसमें आएगी। तो मुझे बताओ, नदी जो ये मिट्टी लेके गई थी, इस मिट्टी को क्या करेगी? यहाँ ले जाके जमा कर देगी और यहाँ जमा कर देगी तो नदी के चारों तरफ ये जो मैदान बनेंगे, ये मैदान बनेंगे कैसी मृदा के? नवीन जलोढ़ मृदा के। यानी यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण नदियों के द्वारा नवीन जलोढ़ मृदा को बिछा दिया जाता है और नवीन जलोढ़ मृदा को बिछाए जाने के कारण ही ये जो क्षेत्र है ये फेमस है। किसके लिए? नवीन जलोढ़ मृदा के मैदान को हम क्या बोलते हैं? खादर। यानी यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं जो नवीन जलोढ़ मृदा के क्षेत्र होते हैं। कारण है उसके पीछे यहाँ की नदियां जो है वो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए फेमस है, या यूं कहें कि इन नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती है। इस वजह से यहाँ निर्माण होता है नवीन जलोढ़ मृदा के मैदान का, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से? खादर के नाम से। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि मध्यवर्ती गंगा का जो मैदान है वो कहलाता है आपका खादर मैदान, या इसमें जो मैदान पाया जाता है वो नवीन जलोढ़ मृदा का मैदान है, इसलिए हम इसको खादर के नाम से जानते हैं। ये खादर का मैदान क्यों बनता है या नवीन जलोढ़ मृदा कहाँ से आती है? तो इसके पीछे कारण है यहाँ की नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तित किया जाना और इस क्षेत्र में आने वाली प्रतिवर्ष की जो बाढ़ है उस बाढ़ की वजह से यहाँ जिस मैदान का निर्माण होता है उस मैदान में खादर की मात्रा पाई जाती है या नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इसलिए खादर ज्यादा मात्रा में यहाँ पर विस्तृत है। उसके बाद यदि हम बात करें इसके विस्तार की तो ध्यान रखना इसका विस्तार है पूर्वी यूपी में, यानी यूपी का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी यूपी प्लस बिहार, इसमें विस्तार हमें मिलता है किसका? आपके मध्यवर्ती गंगा के मैदान का। यानी मध्यवर्ती गंगा के मैदान में हमने क्या क्या चीजें देखी? पहली चीज देखी ये फेमस है प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के लिए। प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के लिए फेमस है, इसका मतलब प्रत्येक वर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण होगा, यानी ये क्षेत्र फेमस होगा किसके लिए? खादर के लिए। फिर मध्यवर्ती गंगा के मैदान में जो नदियां बहती हैं
वो प्रसिद्ध है अपने मार्ग परिवर्तन के लिए, यानी नदी जो है वो अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है, मार्ग परिवर्तन के लिए फेमस है। और उनमें एक विशेष तौर पर नदी का नाम आता है जिसका नाम क्या है, कोसी नदी। अब आपको बताना है कि कोसी नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है। फिर इसका जो विस्तार है वो आपके पूर्वी यूपी और बिहार राज्य में है। ये हो गया हमारा गंगा का मध्यवर्ती मैदान। उसके बाद यदि हम बात करें तो आगे हमारी बात आती है गंगा के निम्न मैदान की। और गंगा का जो निम्न मैदान है इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में। इसका विस्तार हमें कहां देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में। यानी पश्चिम बंगाल जो है, इस पश्चिम बंगाल में निम्न गंगा का जो मैदान है उसका विस्तार देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल से आगे गंगा नदी प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद ये अरब सागर में मिल जाती है। तो यहां देखो, यहां आपका लगभग डेल्टाई भाग शुरू हो जाता है। डेल्टाई भाग के कारण ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दो प्रकार की आकृतियां बनती है। जैसे नदी जो प्रवाहित हो रही है इसमें जो ऊंची भूमियां बनती है, इन ऊंची भूमियों को जाना जाता है चार के नाम से। चार या कई जगह आपको चर नाम भी मिलेगा, चार के नाम से जाना जाता है। और निम्नवर्ती भागों में जो झीलें बनती है जिनमें जूट शोधन का कार्य किया जाता है उनको बोला जाता है बील। उनको क्या बोला जाता है, बील। और उच्च भूमियां जो होती है डेल्टाई भागों में उनको जाना जाता है चार के नाम से। फिर गंगा का ये निम्न मैदान जो है, इसकी चौड़ाई लंबाई यदि देखी जाए पूर्व से पश्चिम वो कम मिलती है, लेकिन उत्तर से दक्षिण विस्तार इसका सर्वाधिक मिलता है। ये भाग जो है ये फेमस है अपनी दलदली कंडीशन के लिए। यानी यहाँ की जो स्थिति है, क्योंकि ढाल होता है कम, ऐसे में यहाँ पानी की मात्रा मिट्टी के साथ लगी हुई रहती है। यानी नदी जो है उसका स्लोप कम होने की वजह से नदी की स्पीड कम हो जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में दलदली क्षेत्र पाया जाता है। और वैसे जब हमने संरचनात्मक आधार पर विभाजन देखा था तो मैंने आपको बताया था कि तराई क्षेत्र जो है उसको हम बोलते हैं दलदली क्षेत्र। और ये जो दलदली क्षेत्र होता है ये मच्छरों को जन्म देता है, इसलिए तराई क्षेत्र जो है उसको भारत का मलेरिया का जो जोन है उसके नाम से भी जाना जाता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि भारत के मलेरिया के जोन से किस क्षेत्र को जाना जाता है, तब हमारा आंसर होता है तराई को जाना जाता है। यानी गंगा का मैदान जो था उसके बारे में हमने चर्चा की। अब आप लोगों से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप लोगों को उसका आंसर करना है कि आपका जो निम्नवर्ती गंगा का मैदान है इसमें दो क्षेत्रों के स्पेशली नाम दिए जाते हैं कि वो दो क्षेत्र इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। वो कौन से दो क्षेत्र हैं, एक तो है आपका पश्चिमी क्षेत्र और एक है पूर्वी क्षेत्र। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को आंसर देना है कि कौन से दो क्षेत्र ऐसे हैं, यानी पश्चिम भाग में कौन सा क्षेत्र है जो इसमें शामिल नहीं किया जाता है और पूर्वी भाग में कौन सा क्षेत्र है जो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। आगे हम चलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम और मेघालय में जो विस्तृत मैदान है उस पर हम चर्चा करते हैं। उसके साथ ही हमारा उत्तर का जो विशाल मैदान होगा वो एकदम से क्लियर हो जाएगा, एकदम से कंप्लीट हो जाएगा आपका। और इसमें से आपको नॉर्मल किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जाए, मुझे नहीं लगता कि आपके प्रश्न इसमें मिस्टेक होंगे यदि आप लोगों ने इसको पूरा ध्यान से देखा है तो। अब ब्रह्मपुत्र मैदान की यदि हम बात करें तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में जब ये प्रवेश करती है तो यहाँ ढाल अत्यंत मंद होता है। अत्यंत मंद ढाल होने के कारण सर्वाधिक निक्षेपण का मतलब हिंदी भाषा में हम बोलते हैं जमाव, यानी सर्वाधिक जमाव ढाल मंद होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया जाता है, जिसको ज्योग्राफी भाषा में बोलते हैं निक्षेपण और हमारी नॉर्मल भाषा में बोला जाता है जमाव। यानी नदी अपने साथ जो भी बहाकर लेके आ रही है उसका क्या करती है, जमाव करती है या निक्षेपण करती है, जिसके कारण निर्माण होता है द्वीपों का, जिसके कारण निर्माण होता है किसका, द्वीपों का, जिनको संज्ञा दी जाती है नदीय द्वीपों की। संज्ञा किसकी दी जाती है, नदीय द्वीपों की। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसके कारण अत्यधिक निक्षेप ये नदी लेकर आती है, जिसके कारण द्वीपों का निर्माण होता है। उन द्वीपों को हम नाम देते हैं
नदीय द्वीप, उनको नाम क्या देते हैं? नदीय द्वीप। नदीय द्वीपों की संरचना किसके द्वारा? ब्रह्मपुत्र के द्वारा। और ऐसा ही एक नदीय द्वीप फेमस है जिसका नाम है माजुली द्वीप। जिसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है और निर्माण किस नदी के द्वारा किया जा रहा है? तब हमारा आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। अब ये जो माजुली द्वीप है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है और इसको नदीय जिला भी घोषित किया जा चुका है। नदीय जिला यानी एकमात्र ऐसा द्वीपीय जिला जिसको नदीय द्वीपीय जिला घोषित किया जा चुका है। तो हमारा आंसर होगा माजुली द्वीप। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला यदि कोई नदीय द्वीप है तो वो हमारा होगा माजुली द्वीप। और इस ब्रह्मपुत्र के चारों तरफ संकरा जो मैदान विस्तृत है, इस मैदान को कहा जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब इस ब्रह्मपुत्र के मैदान में यदि हम बात करें तो ये तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तीनों ओर से पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो इसका जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में आपको पता है तो स्थित है कौन? हिमालय। इसके उत्तरी भाग में कौन स्थित है? हिमालय। और यदि इसके दक्षिणी भाग की मैं बात करूं तो इसका जो दक्षिणी भाग है उस दक्षिणी भाग में स्थित है आपकी मेघालय की पहाड़ियां। कौन स्थित है? मेघालय की पहाड़ियां। और यदि इसके पूर्वी भाग की हम चर्चा करें तो इसका पूर्वी भाग जो है उसमें भी पहाड़ियां आती है, जिनमें फेमस जो पहाड़ियां हैं वो है पटगोई गुम और नागा पहाड़ियां। पटगोई गुम और नागा पहाड़ियां जो है वो इसके पूर्वी भाग का निर्माण करती है। किसके? ब्रह्मपुत्र के मैदान का। यानी ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है तीन और पहाड़ियां पाई जाती है। यदि उत्तर की तरफ हम बात करें तो सीधी सी बात है हिमालय की पहाड़ियां होगी। पूर्व की तरफ बात करें तो पटगोई गुम या नागा पहाड़ियां जो है इनके द्वारा इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण किया जाता है। और मेघालय की जो पहाड़ियां हैं उनके द्वारा इसकी जो दक्षिणी भाग है उसका निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर पिल्लर नुमा चट्टानें यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कटाव करके और यहाँ पे मेघालय में पिल्लर नुमा चट्टानों की संरचना करती है। उन संरचनाओं को जाना जाता है मोन्डनाग के नाम से। मोन्डनाग के नाम से जाना जाता है। मेघालय में पाई जाने वाली पिल्लर नुमा जो संरचनाएं हैं उनको जाना जाता है मोन्डनाग के नाम से। इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिर ये जो आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान है इसका विस्तार दुबरी से लगा के, यानी इसका विस्तार कहां से? दुबरी से लगा के और सदिया तक है। दुबरी से लगा के और सदिया तक हमें विस्तार मिलता है किसका? ब्रह्मपुत्र के मैदान का। यानी ये जो हमारी चर्चा थी वो थी ब्रह्मपुत्र के मैदान को लेकर। किस किस प्रकार से? ब्रह्मपुत्र का मैदान तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उत्तरी भाग हिमालय के द्वारा, पूर्वी भाग की जो सीमा रेखा बनाई जाती है वो पटगोई गुम और नागा पहाड़ियों के द्वारा बनाई जाती है। और दक्षिणी भाग जो है या दक्षिणवर्ती जो सीमा है वो बनाई जाती है मेघालय की पहाड़ियों। फिर उसके बाद इस भाग का निर्माण किया जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ब्रह्मपुत्र नदी अत्यधिक निक्षेपण के लिए, क्योंकि यहाँ का ढाल जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और स्लोप कम होने की वजह से नदी की स्पीड कम हो जाती है। और स्पीड कम होने की वजह से नदी जो है यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में अपने साथ जो भी लेके आती है उसको जमा करती जाती है। और जिसके कारण निर्माण होता है किसका? द्वीपों का, जिनको हम संज्ञा देते हैं किसकी? नदीय द्वीपों की संज्ञा। नदीय द्वीपों में यहाँ ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप, जिसको नदीय जिला या नदीय द्वीप पर स्थित जिला। तब हमारा आंसर क्या होगा? माजुली द्वीप। विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नदीय द्वीप, तब हमारा आंसर होगा माजुली द्वीप। कौन सी नदी पर स्थित है? तब हमारा आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में स्थित है? तब हमारा आंसर होगा असम राज्य में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसका विस्तार हमें पश्चिमी दिशा में मिलता है दुबरी और पूर्वी दिशा में सदिया तक। यानी पश्चिम में दुबरी से लगा के और सदिया तक विस्तार मिलता है हमें किसका? ब्रह्मपुत्र के मैदान का। ब्रह्मपुत्र का मैदान बिल्कुल संकड़ा सा मैदान है। और यहाँ मेघालय में
जो पिलर नुमा आकृतियां पाई जाती है उन आकृतियों को जाना जाता है मौन डनाब के नाम से। ये चर्चा थी हमारी जो आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान है उस पर। अब आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे प्रायद्वीपीय जो भारत है उसको लेकर हमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों तक प्रेषित की जा रही है वो आप लोगों के लिए फायदेमंद रही होगी। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। धन्यवाद।